हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर, क्लास 12 में फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का दूसरा क्लास होगा, क्योंकि पहले क्लास का वीडियो आप देख चुके हैं। चलिए, तो कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बहुत सारे बच्चे चार्ज को डिफाइन करते हुए ये समझ नहीं पाते हैं कि चार्ज किसी मैटर का प्रॉपर्टी है या कोई पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है। तो समझते हैं, पहले एक बार रिपीट करते हैं चार्ज को, उसके बाद नोट नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम समझेंगे चार्ज होता क्या है। तो हमने बताया था कि चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज किसी पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। क्लियर है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी मैटर है वो मॉलिक्यूल से, एटम से बना हुआ है, और एटम का फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट है, ये जो मैटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और इसमें न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इस मैटर में, इस एलिमेंट में जो भी चार्ज पार्टिकल हैं, उनका एक नेचर है कि वो किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है? दैट टाइप ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। क्लियर है? तो चार्ज क्या है? तो चार्ज किसी फंडामेंटल पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी होता है जो किसी दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करता है, और ये फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन का हो सकता है। तो हमने डिफाइन किया था कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अप्लाई फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? तो इसको समझने के लिए हम आगे नोट कंटिन्यू करेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। क्लियर? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगले क्लास में हमने नोट 4 तक किया था, यहाँ से नोट 5 कंटिन्यू करेंगे। एक चीज और, बहुत सारे नए बच्चे होंगे जो YouTube पर पढ़ने में उनको असुविधा होती होगी। तो असुविधा क्या है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नहीं भी समझ में आता होगा तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको पूरा वीडियो का कंटेंट देख लेना है। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो चलता है, लिखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, तो इस तरीके से ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले पूरा वीडियो आप सही तरीके से पहले सुनिए और कोशिश करें कि ईयरफोन का यूज किया जाए ताकि अनदर नॉइज ना आए और कंसंट्रेशन बना रहे। तो सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखें। क्लियर है? और वीडियो देखने के पश्चात आपको ये मालूम चल जाएगा कि कहाँ पर हमको लिखना है, कहाँ पर नहीं लिखना है। ऐसे जब भी लिखना होता है तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि इस चीज को लिख लिया जाए। क्लियर है? तो पहले पूरा देखें, उसके बाद लिखें, इसके बाद परेशानी नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा कि सर ये जो पढ़ाई हो रहा है, क्या क्लास में वो पढ़ाई होगा या नहीं। तो ध्यान देंगे, क्लास में अभी तो टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, क्लास में जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से हम बात करेंगे। अगर आप पहले से ये जानेंगे तो आगे बढ़ने में आसानी होगी और आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपको आगे क्वेश्चन भी दिया जाएगा, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कब तक रहेगा ये डेफिनेट नहीं है, तो टू बी कंटिन्यू। चलिए, तो समझते हैं कि सर हमारा जो मैटर है ये बहुत सारे एलिमेंट से बना होता है। ये एलिमेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ये मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बना होता है, ये एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब ये बताया जाए कि हमारे मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, किससे ये मैटर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। अब इसका थोड़ा एटॉमिक, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा होगा, इसका एटॉमिक मॉडल ड्रॉ करते हैं। तो ये बताइए कि इस मैटर का चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस पर चार्ज नहीं होता है तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे।
तो चार्ज इज व्हाट? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, property of matter or property of charge particle. In that condition it will apply force of attraction or repulsion on another charge particle. क्लियर है? तो चार्ज क्या है? तो चार्ज इन सारे चार्ज पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर एट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, तो आप इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज मत बोल दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी होता है चार्ज। इलेक्ट्रॉन तो खुद चार्ज पार्टिकल है, और ये जो इसका प्रॉपर्टी किसी को अट्रैक्ट और रिपेल करने का, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज चार्ज, और दैट फेनोमेनन इज नोन एज अट्रैक्शन और रिपल्शन। ओके, तो लेट टू बी कंटिन्यूड। तो सबसे पहले एक एटॉमिक मॉडल ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि सर किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता कैसे है? क्या हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाने वाला हर सब्सटेंस चार्ज होता है, अनचार्ज होता है, क्या होता है? क्लियर है? तो अगर कहीं से कोई पार्टिकल उठाया जाए, जैसे मेरे पास ये पेन है और आपसे हमने पूछा कि बताइए कि दैट पार्टिकल इज चार्ज, अनचार्ज और न्यूट्रल, तो आपने बोला कि सर दैट पार्टिकल इज अ आइसोलेटेड पार्टिकल, सो इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल बॉडी। ये आइसोलेट है, अलग थलग है, किसी के साथ रबिंग में नहीं आया है, किसी के साथ फ्रिक्शन में नहीं आया है, तो दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों है बॉडी? क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है तो बॉडी पर नेट चार्ज जीरो हो जाता है, और बॉडी न किसी के साथ अट्रैक्शन में आता है, न किसी के साथ रिपल्शन। क्लियर है? तो अब सवाल ये है कि सर इस बॉडी पर चार्ज क्रिएट कैसे करेंगे? तो देयर आर 3 ways टू क्रिएट चार्ज ऑन अ बॉडी। व्हिच टाइप ऑफ वेज? तो फर्स्ट इज बाय रबिंग, सेकंड इज बाय कंडक्शन, एंड थर्ड इज बाय इंडक्शन। क्लियर है? ये सारा चीज हमको आगे पढ़ना है, अभी केवल हम लोग समझ रहे हैं। और ध्यान देंगे, अभी 2-4 क्लास का जो वीडियो होगा सारा बेसिक होगा, सो डोंट बी पैनिक, घबराने की कोई बात नहीं, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ये 5-6 चैप्टर को कवर करता है। अगर ये सही तरीके से समझ में नहीं आएगा तो आगे काफी परेशानी होता है। ओके, तो आपने बोला कि सर इस बॉडी पर चार्ज है नहीं, हम इसको चार्ज करते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपने तो बताया था कि चार्ज कांट बी प्रोड्यूस्ड, तो अभी भी हम बोल रहे हैं कि चार्ज कांट बी प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि चार्ज जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन दैट चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर है? और रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो सबसे सिंपल मेथड होता है बाय रबिंग। तो इस पिंड को अगर चार्ज लाना है, इस पिंड पर चार्ज लाना है, तो सबसे पहले इसको हम रब कर देंगे। रब करने पर क्या होता है कि दोनों बॉडी के बीच एंटेंगल होता है इलेक्ट्रॉन, और या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इससे ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। क्लियर है? तो ये पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो डोनर है या एक्सेप्टर है। क्लियर है? जब ये पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कौन कौन सा एलिमेंट डोनर होता है, कौन सा एक्सेप्टर होता है। क्लियर है? तो कोई भी बॉडी अपने आप में चार्ज होता नहीं है, चार्ज करना पड़ता है, और देयर आर 3 मेथड्स, बाय रबिंग, बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। ओके, तो चलिए समझते हैं। हमने बोला कि एक एटम है और इस एटम का ये न्यूक्लियस है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट है जिसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा न्यूक्लियस और ये हमारा ऑर्बिट। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ हैं? तो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पे चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब किसी ने पूछा कि सर जितना मन उतना, मतलब
क्या डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑन पर्टिकुलर शेल, पर्टिकुलर ऑर्बिट? तो we decide the number of electrons on a shell by formula 2n square for number of orbit. क्लियर है? n का वैल्यू 0.23 रखिए और किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है ये निकाल सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि s में 2 रहता है, p में 6 रहता है, d में 10 रहता है और f में 14 रहता है। क्लियर है? यहाँ पढ़े होंगे। तो आगे हमको ये समझना है कि सर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? कि यहाँ पर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन क्यों माइग्रेट करता है? केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्यों पार्टिसिपेट करता है? इसका रीजन समझिए। सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है इसमें दो एलिमेंट होते हैं, दो आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसमें एक प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और ये न्यूट्रल। तो इन दोनों का अपना एक मास होता है और जिसके कारण ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये काफी स्टेबल होता है। कितना? तो ये इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ग्रेटर होता है। तो ये अपने आप में स्टेबल है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इस एटॉमिक मॉडल से आप किसी एलिमेंट को, किसी पार्टिकल को निकालिए, तो सबसे बेहतर हमारे पास ऑप्शन है ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इसको निकालना। व्हाट इज द रीजन? तो रीजन ये है कि ये काफी न्यूक्लियस स्टेबल होता है और ये अपने नजदीक, अपने नेबर में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको काफी मजबूती से पकड़कर रखता है। ठीक है? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है काफी स्ट्रांग होता है अपने नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है फोर्स डिक्रीज करता है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन इससे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतने में हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर दैट इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इसका नाम हम लोग बोलते हैं। चलो, तो ये आपने समझा कि सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला जाता है? क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये स्टेबल होता है, इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ग्रेटर होता है, इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम लोग बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और ये न्यूक्लियस अपने नेबर में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सबको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बांध के रखता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है उस तरीके से फोर्स बढ़ता है। तो जितना इससे ज्यादा डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन होगा जिसको आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ट्रांसमिटर इलेक्ट्रॉन, वेरियस नेम्स। आगे समझते हैं, नोट नंबर 5 में ही है ये अभी जो बात हो रहा है ये सारा नोट 5 में बात हो रहा है, समझना है। आप इसको बना सकते हैं डायग्राम। तो अगर आपको बोला गया कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तो आपने बोला सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p4, क्लियर है? 4 to 6 to 8। तो ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वही मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये होते कौन है? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? तो 2s है, 2p है। तो अब से पूछा गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपने बोला कि 4 to 6, फ्री इलेक्ट्रॉन 6, क्लियर है? तो ये बताइए कि कोई भी एलिमेंट चाहता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें और
ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए और किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे या किसी दूसरे बॉडी पर उसका ट्रांसमिशन ना हो। तो ये बताइए कि ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा या डोनेट करेगा। तो आप ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो इसको बोलते हैं वैलेंसी। क्लियर है? तो वैलेंसी क्या होता है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीड टू कंप्लीट आवर ऑक्टेट इज नोन एज वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये आपने बोला कि एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये नेगेटिवली हो गया बॉडी चार्ज। अगर ये डोनर होता तो यहाँ प्लस होता है, तो ये क्या बता रहा है माइनस। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन इज अ डोनर एलिमेंट। क्लियर है? क्लोरीन पर बात कर लेते हैं। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 1735। यहाँ पर 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5, 2 2 4 6 10 12 5 17। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आपने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्री इलेक्ट्रॉन 7 और वैलेंसी कितना है। तो आपने देखा कि ये क्लोरीन जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, ये रिसीवर होता है। तो यहाँ पर रिसीवर के लिए माइनस और ये 1। तो आपने पढ़ा होगा कि क्लोरीन का वैलेंसी -1, ऑक्सीजन का -2। दैट मींस कि बोथ आर एक्सेप्टर नॉट डोनर। डोनर अगर रहता तो पॉजिटिव होता है, एक्सेप्टर होता है तो नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो अब आप समझ गए होंगे कि जब दो बॉडी को रबिंग करते हैं, क्लियर है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो याद रखना है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इसको आप लिख लीजिए नोट नंबर 5 में। नेक्स्ट आगे नोट नंबर 6। नोट 6। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इफ वी हैव एन एलिमेंट क्लोरीन which atomic number is 17, atomic mass is 35, then what is the number of electron, what is the number of proton and what is the number of neutron। अब पढ़े होंगे, आपको जानकारी होगा प्रीवियस क्लास में। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। we know that number of electron is equal to number of proton and it is equal to atomic number which is denoted by Z। ओके, अगर आपसे पूछे कि what is the number of electron, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है और that is equivalent to atomic number which is represented as Z। इसके बाद अगर पूछे कि एटॉमिक मास, तो आपने अभी बताया कि एटॉमिक मास में दो एलिमेंट होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, दोनों मिलकर एटॉमिक मास बनाते हैं। दोनों के मास को कंसीडर करके एटॉमिक मास कहा जाता है। कैसे डिनोट करेंगे, ए से। तो ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? दैट इज एटॉमिक मास। अगर आपसे पूछ दे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास सब्ट्रैक्टेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, यहाँ एटॉमिक नंबर भी हो सकता है। अब यहाँ पर आते हैं कि क्लोरीन
में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आपने बोला कि सर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होता है, तो ये 17 हो गया। प्रोटॉन कितना है, तो आपने बोला कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसमें रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको एटॉमिक मास कहा जाता है, और ये जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। इसको हम लोग एटॉमिक मास को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जैसे। क्लियर है? तो आपने बोला कि सर इसका अर्थ मतलब ये है कि इस 35 में 17 प्रोटॉन भी है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस वी कैन से दैट कि इन that particle proton and neutron which consist of 17 proton and 35 में अगर 17 प्रोटॉन को रख दीजिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से निकाल लेंगे क्या, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कितना है एटॉमिक मास, 35 माइनस 17 इक्वल टू 18। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया, 18 आ गया। ऐसे भी देखिए कि 35 है, 35 में अगर 17 प्रोटॉन होता है तो जो लेफ्ट होता है 18 होता है, तो 18 कौन होगा, न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसमें दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है? राइट, लिख लीजिए इसको। चलिए यहाँ पर क्लोरीन हटाते हैं, ये आप एक सॉल्व करके बताएंगे। ऑक्सीजन के लिए 8 और 16, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको बताना है। फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन इसके इक्विवेलेंट होता है। तो प्रोटॉन कहाँ है, तो इसमें दो है, प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन। तो अगर ये टोटल 16 है तो 16 में 8 तो प्रोटॉन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। तो 16 में अगर 8 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितना बचा, 8। ओके, तो दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। याद रखेंगे, आगे से याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन को हो सकता है कि हम लोग P से लिखें, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, E+, इलेक्ट्रॉन को E-। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट पॉजिटिव इन नेचर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं नोट नंबर 7 में। नोट नंबर 7, ओके। नोट नंबर 7 में जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर, चार्ज जो होते हैं ऑलवेज पेयर में प्रोड्यूस्ड होते हैं। कैसे समझते हैं, तो इफ वी टेक टू बॉडीज, बॉडी A and body B, it having 8 electron and 8 proton, 8 electron 8 proton। और आपने बोला कि सर दोनों आइसोलेट है, इसका मतलब कि दोनों बॉडी न्यूट्रल है, बोथ आर न्यूट्रल। तो व्हेन वी रबिंग टुगेदर then electron will be transferred from one body to another body and it transfer 2 electron। यहाँ पर रबिंग करते हैं और रबिंग के बाद दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो आफ्टर रबिंग ये बॉडी A है, ये बॉडी B। तो आपने बोला कि किस तरह के इसमें चेंजेस आएंगे, तो आपने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, तो यहाँ बचा 6 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया गया है, 10 इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब आप बोल सकते हैं कि सर बॉडी A और B दोनों चार्ज बॉडी है।
क्लियर है, पहले चार्ज नहीं था क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन बोथ केसेस. सो upper figure both are neutral, and then when taken together and rubbing, then after that we find a body A having 6 electron, body B having 10 electron. Okay, so what is the changes in that nature we will study here. तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं इसका नेचर की, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव. तो याद आपको ये रखना है कि जिस बॉडी पर जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है बॉडी का चार्ज बॉडी का नेचर वही होता है. तो आपने बोला कि सर यहाँ पर 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, तो बॉडी जो होगा हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड. क्लियर है? कैसे थोड़ा समझ लीजिए. आपने बोला कि सर दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को लेकर न्यूट्रलाइज हो जाता है. तो जब 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर नेट बच जाएगा. मतलब इस बॉडी पर नेट कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 10 है ये 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को लेकर न्यूट्रलाइज कर लेता है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जिसके कारण ये नेगेटिवली चार्ज होता है. ओके, और बॉडी ए के लिए अगर बात करें तो इन दैट फिगर वी कैन से दैट हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is greater than number of electron, hence in this case body is positively charged. पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है. अभी हमने बताया कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका नेचर, उस बॉडी का नेचर उसी पर डिपेंड करेगा. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज. यहाँ पर प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, तो बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज. ओके, अब समझते हैं कि सर आफ्टर रबिंग किस तरह का चेंजेस आता है. तो ध्यान देंगे, ये बॉडी डोनेट किया है तो बॉडी ए को हम लोग डोनर बोल सकते हैं. तो ध्यान देंगे फॉर बॉडी ए, तो बॉडी ए क्या है, डोनर है, और डोनर ऑलवेज विल बी पॉजिटिव. क्लियर है? इसके बाद हमने देखा कि डोनेट कौन करता है, तो जिसके पास एक्सेस अमाउंट होता है. तो डोनेट करने के बाद पहले इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था, अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया. तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो ऑब्वियसली है कि जब डोनेट करेंगे तो डिफिशियंसी होगा. तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एक सिंबल यूज कर सकते हैं डाउनवर्ड एरो. तो डाउनवर्ड एरो का अर्थ होता है कि डिक्रीज इन वैल्यू. ओके, तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा. ए को लिखेंगे कैसे, तो ए कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन. ध्यान देंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, पहले 8 था अब 6 है, तो आपने बोला 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 प्लस. इसके बाद हमने पहले भी बात किया है कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है तो अपने मास को लेकर जाता है. हम लोग कहीं जाते हैं तो पूरे बॉडी के साथ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कहीं जाता है तो पूरे मास के साथ जाता है. और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 into 10 to the power -31 kg. ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर पहले 8 इलेक्ट्रॉन था अब 10 हो गया, तो जो भी 2 इलेक्ट्रॉन आया है अपने मास के साथ आया है. सॉरी, इसके लिए बात कर रहे हैं. आपने बोला कि सर 8 था इलेक्ट्रॉन अब 6 हुआ, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास से गया है अपने मास को लेके गया है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो मास होगा ये डिक्रीज करेगा. डिक्रीज का सिंबल है, तो मास विल बी डिक्रीजेस, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. क्लियर है? डोनर होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा. अब आते हैं इधर बात करेंगे बॉडी बी के लिए. फॉर बॉडी, तो ये क्या है,
ये एक्सेप्टर है और एक्सेप्टर पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पर डिफिशियंसी था, क्लियर है, क्योंकि ये डोनर है, वो एक्सेप्टर है, वो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेस है मतलब ज्यादा है, ऊपर एरो रहेगा। इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, तो B2 माइनस, अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है 3 माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है 4 माइनस, 5 करता है 5 माइनस, क्लियर है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने मास के साथ आता है, तो मास क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर है। तो आपने देखा कि सर जब चार्ज का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, देन व्हाट विल बी चेंज इन देयर मास। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, देन इट masses will be changed, क्लियर है, इसका मास चेंज हो जाता है। जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है उसका मास डिक्रीज करेगा, और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है उसका मास इंक्रीज करेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड आगे हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। चलिए तो आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, तो यहाँ पर हमने देखा कि when two bodies rub together, then charge always produced in pair, हमेशा चार्ज पेयर में प्रोड्यूस्ड होते हैं। आप देख सकते हैं इस रबिंग में, अगर A डोनर है तो डोनर के पास 2 प्लस आया है, तो डोनर के पास 2 प्लस है, तो एक्सेप्टर के पास 2 माइनस है। दैट मीन्स कि बोथ हैविंग सेम इन मैग्नीट्यूड, दोनों का जो चार्ज होगा मैग्नीट्यूड में सेम होगा, एंड अपोजिट इन नेचर, क्लियर है। एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। प्लस मींस क्या होता है, प्लस मींस होता है डोनर, और माइनस मतलब एक्सेप्टर। तो हेंस वी कैन से दैट कि व्हेन वी रब two particles to matter together, then one body will be positively charged and another body will be negatively charged, and charge will be always produced in pair which is equal in magnitude and opposite in nature. ओके, तो यहाँ से बहुत सारा चीज हमको दिखाई दिया कि सर जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो वो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो उसका मास चेंज करता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी चेंज होता है, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज करता है। तो बहुत सारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो चेंज कर जाता है, क्लियर है। किसी ने पूछा था कि सर क्या चार्ज के मूवमेंट से, चार्ज अगर कहीं मूव करे, अगर चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो क्या इस पर कोई इफेक्ट आता है। तो ध्यान देंगे, चार्ज ऑलवेज कैरी विथ मास, चार्ज ऑलवेज कैरी विथ मास। चार्ज जो होता है मास के साथ एसोसिएट होता है, आपने अभी देखा है, क्योंकि मैटर जिसमें मास रहता है वो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली है कि जो चार्ज होगा हमेशा मास के साथ कंटेंट में होता है, वो हमेशा उसके साथ रहता है। अभी हम रिलेशन देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे चार्ज में और मास में, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी हम बहुत सारा प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, आप इसको समझ लेंगे, लिख लेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, नोट 8। तो कुछ टर्म है जिसके बारे में बात करेंगे कि व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, then body will be negatively charged. ओके, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर प्रोटॉन से मैक्सिमम होगा, then in this case body will be negatively charged. ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ, इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं,
number of electron is less than number of proton, in that case body will be positively charged. पहले हमने बताया था कि प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है, number of protons is greater than number of electrons, and proton is always positive in nature, hence then body will be positively charged. Okay, and last, when number of electron is equal to number of proton, in that case body will be neutral, then body will be neutral. Write down. चलिए नेक्स्ट, नोट 8 अभी हमने किया था, नोट 9। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि चार्ज इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। ओके, तो लिखते हैं चार्ज is always produced in pair which is equal in magnitude and opposite in nature। क्लियर है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी पर कहा जाए कि केवल 2+ चार्ज प्रोड्यूस्ड कीजिए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सिंगल चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड। प्लस कौन होता है? तो प्लस डोनर होता है। प्लस कौन होगा? डोनर। और डोनर कब डोनेट करता है? जब कोई एक्सेप्ट करने वाला होता है। क्लियर है? तो डोनर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और कोई कहे कि केवल 2- प्रोड्यूस्ड कीजिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? या 3- प्रोड्यूस्ड कीजिए, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर। और नेगेटिव चार्ज कौन प्रोड्यूस्ड करता है? एक्सेप्टर नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, अब आते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि किसी बॉडी पर दो बॉडी है, एक पर प्लस बॉडी ए लेते हैं, बॉडी बी लेते हैं। बॉडी ए पर 2+, बॉडी बी पर 3- है, तो दैट इज पॉसिबल और नॉट। बॉडी ए पर 2- और बॉडी बी पर 3+, पॉसिबल और नॉट। व्हाई नॉट? बिकॉज बोथ आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा है कि चार्ज इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। क्लियर है? मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए और नेचर जो होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर नेचर अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। अब बताएं अगर 3+ और 3- है तो दैट इज पॉसिबल और नॉट? यस, दिस इज पॉसिबल। अगर कहीं पर 2+ 2- लिखा हुआ है, दैट इज पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो याद ये रखना है कि चार्ज इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर, अ सिंगल चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? चलिए आप इसको लिख लें, आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज कर लें, लिख लें इसको। आगे नोट 10। नोट 10 क्या है? तो नोट 10 में बोलेंगे
charge cannot be produced, it only can transfer from one body to another body by various ways. By various ways, such as rubbing, conduction and induction. तो there are three different ways to develop charge on a body. तो पहले इसको समझते हैं कि चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इट ओनली कैन ट्रांसफर, केवल इसको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय वेरियस वेज सच एज रबिंग, कंडक्शन एंड इंडक्शन. तो व्हाट इज दिस वेज, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे. बस आपको ये याद रखना है कि कंडक्शन और रबिंग में फिजिकल कांटेक्ट होता है बॉडी के बीच, और इंडक्शन में इंड्यूस्ड किया जाता है. देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज. ओके, तो इसको लिख लेंगे, एक और नोट लिखते हैं. चलिए, तो यहाँ पर चार्ज और मास को कंपेयर करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास. और हमने पहले भी पढ़ा है कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास. क्लियर है? या ये भी कह सकते हैं कि चार्ज इज कंटेंट ऑफ मास. क्लियर है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. और चार्ज जो होता है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. क्लियर है? और मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी, तो चार्ज पार्टिकल का प्रॉपर्टी. तो वन बाय वन डिफरेंस लिखते हैं. तो जनरली बोलचाल की भाषा में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज बोल देते हैं, लेकिन चार्ज याद रखना है कि दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी बोला है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल. ओके, चलिए, तो वन बाय वन लिखते हैं यहाँ पर. charge may be positive or negative. चार्ज होता है इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. while mass is always positive. आपने कभी नहीं सुना होगा -2 kg, -5 kg, -8 kg. जब भी आप सुनेंगे तो प्लस में डाटा सुनेंगे. 10 kg, 1 kg. क्लियर है? माइनस में कभी कभी हम नहीं बोलते हैं -2 सेकेंड, -5 मीटर, -10 kg. ये सारा यूज नहीं किया जाता है. सेकेंड लिखते हैं समझते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास. चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फोर्स. चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस्ड करता है. ये भी बात हो चुका है कि चार्ज जो होता है किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करता है. मास प्रोड्यूस्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन
two masses or two bodies. Charge may be attractive or repulsive in nature. जो चार्ज पार्टिकल का चार्ज होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ओके. चार्ज इज कंजर्व, चार्ज होता है कंजर्व होता है, बट मास इज नॉट कंजर्व. मास कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी. आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने बताया था E equal to mc square. Mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. क्लियर है? चलिए, तो ये 4 पॉइंट है. एक पॉइंट और है जिसके बारे में हम लोग लिखते हैं. Charge on a body is not affected by velocity of the body. इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी के वेलोसिटी से उस बॉडी का चार्ज जो होता है वो अफेक्टेड नहीं होता है. इसका अर्थ ये है कि अगर इस बॉडी पर चार्ज है और ये बॉडी कितना भी स्पीड से मूव करे, इसके चार्ज में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है. तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अफेक्टेड. चार्ज जो होता है वो अफेक्टेड नहीं होता है, किससे? बाय द वेलोसिटी ऑफ बॉडी. क्लियर? और नेक्स्ट इधर भी लिख लेते हैं. Mass of the body is affected by velocity of the body. कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी का मास जो होता है अफेक्टेड होता है, मतलब वो चेंज होता है. कैसे होता है? एक फार्मूला है हम लोगों के पास, m इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, वेयर m इक्वल टू मूविंग मास ऑफ द बॉडी एंड m नॉट इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ द बॉडी. मास ऑफ द बॉडी which is in मोशन. ये किसका मास है? m. तो ऐसे बॉडी का जो मोशन में है. m नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ द बॉडी क्लियर है? तो ये भी क्या है? v इक्वल टू velocity of body and c velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, these are given data है. तो बॉडी का रेस्ट मास कुछ और होता है. जब बॉडी मूविंग होता है तो इट मास कैन बी चेंज्ड. अभी आपने पढ़ा था E equal to mc square में भी. तो that is the rest mass of the body, that is the moving mass of the body and body is in motion. क्लियर है? चलिए आप लिख लेंगे, इसके बाद आगे बात करेंगे.